स्वागत है फ्रेंड्स, आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स आज हम एक विशेष लेक्चर डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि गणपूर्ति या कोरम के बारे में है। ठीक है, तो इससे संबंधित जितने भी जो कन्फ्यूजन है वो आपके आज दूर हो जाएंगे कि गणपूर्ति में क्या हम सभापति को भी शामिल करते हैं या कौन से सदन की हम सदस्य उसमें गिनते हैं, कितने लोग हम इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, तो ये इससे संबंधित जितने भी जो हमारी समस्याएं होती है वो सभी आज जो आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मैं कह दूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर भी ज़रूर क्लिक करना। ठीक है, ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम चर्चा कर रहे हैं गणपूर्ति के बारे में। ठीक है, तो आप ऐसा समझिए कि गणपूर्ति का मतलब क्या है। अगर हम सिंपल भाषा में समझना चाहें तो देखिए क्या होता है कि हमें चाहे लोकसभा है या राज्यसभा, ठीक है, अब हमें किसी भी सदन की मान लो कार्रवाई स्टार्ट करनी है। ठीक है, यानी किसी भी दिन हमें जो है सदन की सदस्यता, जो हमारे सदन के सदस्य हैं, ठीक है, तो वो मिलकर के आएंगे और यानी कि जो बैठक करनी है ना हमारे को, तो हमारे को बैठक करने के लिए कितने सदस्य एक न्यूनतम होने चाहिए, तो उसी का मतलब होता है गणपूर्ति। यानी एक बैठक हमारे को स्टार्ट करने के लिए, एक सदन में कार्रवाई हमारे को स्टार्ट करने के लिए कितने हमारे को सदस्य एक न्यूनतम चाहिए, तो उसी को हम कहते हैं गणपूर्ति या कोरम। ठीक है, अब देखिए कि कितने सदस्य होते हैं। तो देखिए लोकसभा में अगर हम अपन चर्चा करें या राज्यसभा में हम चर्चा करें तो दोनों ही सदनों में ये होते हैं 1/10। ठीक है, ये 1/10 सदस्य होते हैं। यानी सदन में जितनी कुल सदस्य संख्या है, लोकसभा में है 545 सदस्य हैं, ठीक है, और राज्यसभा में 245 हैं। तो इसका मतलब अगर अपन लोकसभा में देखेंगे तो वहाँ पे हम फिर उसको गिनेंगे कि 55 सदस्य वहाँ शामिल होने चाहिए। ठीक है, और राज्यसभा में अगर अपन देखें तो वहाँ भी हम 1/10 देखेंगे, तो वहाँ हम देखेंगे कि 25 सदस्य वहाँ होने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे 1/10 तो हमने शामिल कर लिया। अब आप एक चीज़ यहाँ पे फिर से गौर करिए कि ये जो 55 सदस्य की मैं बात कर रहा हूँ ना यहाँ पे, और यहाँ पे मैं 25, ठीक है, तो इस 25 सदस्यों में हमने सभापति को भी गिना है। यानी लोकसभा में, सॉरी, जो राज्यसभा में जो सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति नहीं हो तो उसमें जो उपसभापति होते हैं उसको भी हम गिनते हैं। यानी मित्रों 24+1 मतलब हमें बैठक स्टार्ट करने के लिए 24 तो सदस्य चाहिए। ठीक है, 24 तो हमारे को सदस्य चाहिए और एक हम उसमें सभापति को भी गिनते हैं, यानी जो अध्यक्ष होता है उस सदन का, तो उसको भी हमने गिन लिया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, हमने बता दिया कि हाँ जो है अब हमारे 25 सदस्य शामिल हो गए और अब जो है हम एक बैठक स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और लोकसभा में भी ऐसा ही होता है। यानी लोकसभा में भी यही सिद्धांत काम करता है कि 54+1 यानी 54 तो हमारे को सदस्य चाहिए और एक हमारे को पीठासीन अधिकारी यानी लोकसभा का अध्यक्ष हो गया या उपाध्यक्ष। ठीक है, और मित्रों जो हम चर्चा करते हैं ना किसकी, जो हम गणपूर्ति की चर्चा करते हैं, कोरम की जो हम चर्चा करते हैं, तो वो करते हैं हम अनुच्छेद 100 में। ठीक है, अनुच्छेद 100, संविधान के अनुच्छेद 100 में हम जो है गणपूर्ति की चर्चा करते हैं। मित्रों आप इस बात को याद रख लेना कि संविधान के अनुच्छेद 100 में हम गणपूर्ति की चर्चा करते हैं, गणपूर्ति या कोरम। ठीक है, आप इस बात को याद रख लेना, गणपूर्ति या कोरम की चर्चा हम संविधान के अनुच्छेद 100 में करते हैं। ठीक है, तो मित्रों एक बात और निकल करके आती है, कौन सी, कि अब मान लो हमने बता दिया यहाँ पे लोकसभा में और राज्यसभा में हम गणपूर्ति की बात कर लेंगे, 54 सदस्य होंगे, एक जो है उपाध्यक्ष या जो हमारे अध्यक्ष होंगे, जो पीठासीन अधिकारी होंगे, ठीक है, उनको हमने गिन लिया। अब आप एक बात और देखिए, जो हम संविधान के अनुच्छेद 108 की बात करते हैं ना, 108 में क्या है, जो हम बात करते हैं किसकी, संसद के दोनों सदनों की, यानी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक है, संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की हम चर्चा करते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 108 में, तो फिर वहाँ क्या होगा, यानी वहाँ पे फिर कैसे हम गणपूर्ति या कोरम को गिनेंगे, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो आप इस बात को समझ लेना कि जब कोई विधान, यानी जब कोई विधेयक जो होता है, जो बिल होता है, वो पारित नहीं हो पाता तो हम संसद की संयुक्त बैठक बुलाते हैं अनुच्छेद 108 का प्रयोग करके। ठीक है, अब उसमें कितने सदस्य होने चाहिए, यानी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हमारे को स्टार्ट करनी है, हमें कार्रवाई स्टार्ट करनी है, हमें कितने न्यूनतम सदस्य वहाँ चाहिए, तो वहाँ भी जो है मित्रों 1/10 ही सिद्धांत लागू होता है।
अब वहाँ पे 1/10 सिद्धांत कैसे लागू होगा कि दोनों सदनों के कुल सदस्य हैं ना, ठीक है, दोनों सदनों के कुल कितने, एक तो 545 हम गिनेंगे और एक 245, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम गिनते हैं ना, तो इस प्रकार से 790 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 790 हो गए ना, तो अब हमारा क्या होगा कि इसका हम 1/10 निकाल लेंगे, यानी वहाँ पे हमारे को जो है 79 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, ठीक है। उस बैठक को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास 79 सदस्य होने चाहिए, यानी वहाँ पे फिर यही सिद्धांत लागू हो रहा है क्या कि 78+1। और मित्रों आपको एक बात एक और बता दूं यहाँ पे कि जो संसद की दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है ना, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, आपको मैंने संसद के टॉपिक में भी बताया, क्योंकि उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना, ठीक है। और अध्यक्ष नहीं होता है तो फिर लोकसभा अध्यक्ष की उपस्थिति में लोकसभा को जो उपाध्यक्ष होता है, ठीक है, वो करता है। उपाध्यक्ष भी नहीं होता तो फिर राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो करता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि जो राज्यसभा का जो सभापति होता है ना, जो उपराष्ट्रपति, वो उसकी सदन की अध्यक्षता नहीं करते, ठीक है। इस बात को आप हमेशा याद रखना, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो हैं वो तो उपराष्ट्रपति के पद पर चुन करके आए हैं, हमने तो उनको पदेन सभापति बनाया है राज्यसभा का, वो तो किसी सदन के सदस्य नहीं है। इस कारण से वहाँ जो राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं वो उसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे 78+1 यानी जो 78 तो हमारे को सदस्य चाहिए और एक हमारे को वहाँ पीठासीन अधिकारी चाहिए, ठीक है। और जो संसद के सदनों की जो संयुक्त बैठक वो चलती है ना, वो बैठक चलती है लोकसभा के नियमों के अनुसार। आप इस बात को भी याद रख लेना, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा के नियमों के अनुसार चलती है, ना कि राज्यसभा के नियमों के अनुसार, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल आसान से आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया कि कोरम या गणपूर्ति का मतलब क्या होता है। और हमेशा आप याद रखना उसमें हम जो है पीठासीन अधिकारों को भी गिनते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स मेरी लक्ष्मीकांत की पॉलिटी क्लासेज जो है वो चल रही है, अभी लेक्चर्स रेगुलरली अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट मैं पॉलिटी करवाऊंगा, चाहे भारत का बड़ा से बड़ा एग्जाम ले लो या छोटा से छोटा, इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ, आप जो एक बार मेरे लेक्चर सुनिएगा, आप जाकर के भी आप इस बात पर विश्वास करोगे कि मैंने एक एक प्रावधान पर, एक एक, जैसे मैंने अभी आपको बताया है ना, जिस प्रकार से मैंने आपको यहाँ समझाया, एक एक अनुच्छेद की मैंने बात की, चाहे 100 अनुच्छेद की बात कर लो या 108 की, तो मैंने इसकी बात की ना, उसी प्रकार से वहाँ मैंने आपको डिटेल से वहाँ समझाया है, ठीक है। तो आप जो जरूर से मेरे लेक्चर्स को सुनिएगा। और मैं जो है NCERT भी मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ, और भी आने वाले समय में और भी सब्जेक्ट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और स्पेशली हमारा जो चैनल है वो UPSC और स्टेट PSC के लिए है ही। और भी जैसे कोई भी अगर लोग या कोई भी स्टूडेंट्स, चाहे वो अन्य स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं या कोई भी एग्ज़ाम, तो देखना चाहिए तो देख सकता है, ठीक है। वैसे भी हमने सभी का, यानी इंडियन पॉलिटी जो है वो तो सभी प्रकार के, यानी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो तो सभी एक जैसे बनते हैं सभी एग्जाम्स में। तो आप जो है ज़रूर से इन लेक्चर्स को सुनिए, ठीक है। और फ्रेंड्स अब हम मिलने वाले हैं अगले लेक्चर में, और अगले वीडियो में हम फिर कोई नए लेक्चर्स के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।